नमस्कार साथियों, खमागणी, वंदे मातरम। 18 जून 1576 जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ वंश में एक नया इतिहास लिखा, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप विजयी हुए। आज हम यहाँ मौजूद हैं मेवाड़ की तीसरी राजधानी चावंड में, और यह स्थान है चावंड के नज़दीक बंडोली गांव का, जहाँ महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ था। यह वह पुण्य भूमि है जहां से महाराणा प्रताप की सच्चाई लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं और कई इतिहासकारों ने हल्दी घाटी की सच्चाई हमसे छुपाई है। हम कोशिश करेंगे आज जाने कि महाराणा प्रताप सदा अजय थे, अपराजित थे और अपराजित रहे। वो शुरुआत जो हुई महाराणा प्रताप की अपराजित की, वो हल्दी घाटी से हुई। हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ ये जाने तो महाराणा प्रताप ने अपने पूर्वजों की कालभोज से लेकर के बप्पा रावल, सांगा, उदय सिंह जी से लेकर के उस परंपरा का निर्वहन किया और मेवाड़ी पाग को कभी शाही दरबार के आगे झुकने नहीं दिया। अकबर ने अपने कई दूत भेजे, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। महाराणा प्रताप में ये जो स्वाधीनता का बीज था, ये महाराणा प्रताप की बचपन में जो माता द्वारा शिक्षा दी गई थी, वहां से प्रारंभ हो रहा था। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप वो एक योद्धा थे जिन्हें राज्य बापोती में नहीं मिला था। 28 फरवरी 1572 को जब महाराणा उदय सिंह जी का निधन हुआ, तब उदय सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर रानी भटियानी के पुत्र जगमाल को राज्य सौंप दिया था। आसपास के सामंतों ने जितने थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को राजा बनाया। यहां से शुरुआत होती है। आप देखिए कि राजतंत्र में लोकतंत्र आया, जनता ने अपना राजा चुना। पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने अपने राजा के निर्णय को अस्वीकार करते हुए महाराणा प्रताप को अपना राजा घोषित किया, और महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ, उसके बाद कुंभलगढ़ में हुआ। 1572 के बाद जब उदय सिंह जी का देहावसान हुआ, मेवाड़ की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। हम कह सकते लगातार खानवा से लेकर के युद्ध, कई शाखाओं के कारण, जौहर के कारण सैन्य शक्ति कमजोर हो चुकी थी, कम पड़ चुकी थी। कई योद्धा पहले वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। आर्थिक तौर पर देखें तो भी इतने समृद्ध नहीं थे। राजनीतिक तौर पर देखें, आसपास के वो राजा, वो दरबारी, आसपास के वो सामंत जो मेवाड़ के अधीन कार्य करने को बहुत उत्साह रखते थे, आज वो अकबर के साथ हो गए। कई इतिहासकार कहते हैं कि खानवा के युद्ध के बाद ये कहा गया कि सभी अपने अपने राज्यों के अधीन मुगलों से लड़ेंगे। एक यह भी कारण रहा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हल्दी घाटी युद्ध से पहले महाराणा प्रताप के पास सैन्य शक्ति भी इतनी नहीं थी जितनी अकबर की थी। अकबर का साम्राज्य लाहौर, कराची, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ तक फैला हुआ था। बहुत बड़े साम्राज्य के राजा ने मेवाड़ रियासत पर कब्जा करना चाहा, अपना साम्राज्य फैलाना चाहा, लेकिन हिंदुआ सूरज, प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अकबर के एक भी दूत को अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, और हल्दी घाटी युद्ध होना तब निमित्त हो चुका था। हल्दी घाटी युद्ध जैसे तय हो गया, अकबर ने सारे प्रयास करके देख लिए। अकबर को आत्मविश्वास था कि हल्दी घाटी युद्ध तो मैं जीत लूंगा। स्थान तय नहीं था। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोची। अकबर ने अपना सेनापति आमेर के राजकुमार मान सिंह को बनाया। आसफ का अकबर का दूसरा सेनापति था। यहाँ महाराणा प्रताप जनता के राजा थे। महाराणा प्रताप का बचपन
महलों में पानी के झरनों में नहीं था, महाराणा झरनों में नहाए थे। महाराणा प्रताप महलों में तोतों के साथ नहीं खेले, महाराणा प्रताप तेंदुए और शेरों के साथ बड़े हुए। महाराणा प्रताप महलों में अन्य राजकुमारों के साथ बड़े नहीं हुए, वो जंगल में उन वनवासी, उन भीलों के साथ बड़े हुए। और ईश्वर को ये निमित्त था कि ये भीलों की और महाराणा की दोस्ती कब काम आएगी। ये पहले से निमित्त कर रखा था ईश्वर ने कि भील महाराणा को इतना चाहते थे, वो राजकुमारी ने इतना भाग गया था कि वो उन्हें कीका कह करके बुलाते थे। अपने प्रिय पुत्र, प्रियजन को कीका कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप को भील जनजाति के जो लोग थे वो कीका कह करके बुलाते थे। महाराणा प्रताप जनता के राजा थे। सूर्यवंश की 64वीं पीढ़ी में राम का जन्म हुआ और 210वीं पीढ़ी में महाराणा प्रताप थे। उसी वंश परंपरा को निभाते हुए महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और ये जो अधीनता स्वीकार नहीं करना और अपनी मातृभूमि से प्रेम करना और मातृभूमि पर किसी और के कदम नहीं पड़ने देना, यही हल्दी घाटी युद्ध यहाँ से शुरू हो जाता है कि ये युद्ध तो होना ही था। बहुत बड़ी सेना लेकर के मान सिंह, आमेर का राजकुमार, तैयार था। इस युद्ध की जो व्यू रचना थी वो अजमेर में बनी। अजमेर के किले में ये पूरी व्यू रचना बनी कि अब युद्ध किया जाएगा। आसिफ का, मान सिंह, बारहा के सैयद और कई लोग, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने अपनी पुस्तक में ये लिखा है, उसकी पुस्तक का नाम था मुंतखब उत तवारीख। इस युद्ध में सीकरी के चिश्ती थे, शेख जादे थे, बारह के सैयद थे, सैयद हासिम बारा थे, लूण करण कच्छावा थे, काजी खां थे, खंगार थे, माधो सिंह थे, सैयद राजू थे, सैयद अहमद खां थे, इब्राहिम चिश्ती थे, गाजी खां थे, अहमद खां थे। महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूरी, अफगान के पठान थे। हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो बाहर के जो ये मुगल थे इन्हें तुर्क मानते थे। और महाराणा प्रताप ने कभी अकबर को अकबर नहीं कहा, तुरकड़ा कहा। और वो जो तुर्क थे उनके विरुद्ध हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी राष्ट्रभक्ति का निभाते हुए हकीम का सुर महाराणा प्रताप की सेना में थे। भीम सिंह डोडिया थे, राणा पूंजा, पानरवा में भीलों के सरदार राणा पूंजा, राम सिंह जी तंवर ग्वालियर से थे, जिन्हें रामशाह तंवर कहा जाता है। इनके तीनों पुत्र व 300 परिवार के साथ ये ग्वालियर से महाराणा प्रताप के लिए मेवाड़ में आए। 3 पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप के बहनोई झालामान, जिन्हें झाला मन्ना या झाला बीदा भी कहा जाता है, बड़ी सादड़ी के झालामान थे। सलुम्बर के कृष्णदास जी चुंडावत, भामाशाह उनके भाई ताराचंद, मान सिंह जी देलवाड़ा और सोनगरा के मान सिंह, 3 मान सिंह लड़े थे। और पहली बार ऐसा हुआ कि आदिनाथ की संतानों ने मातृभूमि की रक्षार्थ, अहिंसा परमो धर्म के बाद मातृभूमि की रक्षार्थ हेतु युद्ध करने का निर्णय लिया। अकबर की जो सेना थी, मुगल की जो सेना थी, वो तोपों से युद्ध करने की आदी थी। और हल्दी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था, कुंभलगढ़ के आसपास का क्षेत्र था, वो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो मान सिंह ने अकबर से कहा कि मैं मांडलगढ़, जो कि उस समय चूंकि मांडलगढ़ और चित्तौड़ अकबर के अधीन था, मैं मांडलगढ़ में अभ्यास कराना चाहूँगा अपनी सेना को, ताकि वो जो अभ्यास रहेगा इस पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने का, वो युद्ध भूमि में काम आएगा। मांडलगढ़ में अभ्यास चालू हुआ। अकबर सब कुछ तोड़ सका, स्वकुलज तोड़ दिए, स्वजन तोड़ दिए, लेकिन भीलों और राजपूतों की जो दोस्ती थी, भीलों और महाराणा की जो दोस्ती थी, वनवासी और कीका की जो दोस्ती थी, वो तोड़ नहीं पाया। और ये कीका की जो दोस्ती थी, या कीका की जो स्वामी भक्ति थी, वो अंत तक महाराणा के काम आई। और महाराणा प्रताप कैसे युद्ध में विजय हुए कीका से, हम ये देखेंगे। युद्ध निमित्त हो चुका था। मांडलगढ़ में अभ्यास के बाद मान सिंह नाथद्वारा के निकट, वर्तमान के नाथद्वारा के निकट राजसमंद जिले में मोहलेला तक आ पहुंचा। महाराणा प्रताप भी अपनी सेना के साथ
लोह सिंह या लोसिंग में सेना के साथ खड़े थे। मान सिंह की सेना को यह डर था कि भीलों के जो तीर हैं उनमें आगे जहर लगा हुआ है और उन तीर से मुगल सेना पहले से ही डरी हुई थी। तो मान सिंह 1 घंटे तक मोलेला में खड़ा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि वो अरावली की ओर बढ़ सके, महाराणा प्रताप की ओर बढ़ सके। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की कि युद्ध में दस्ते कैसे सजा रखे थे। महाराणा प्रताप के हारावल दस्ता, जो आगे का दस्ता होता है, हारावल दस्ते में प्रधान सेनापति के तौर पर पठान हकीम कांसूर थे, झालामान थे बड़ी सादड़ी के, जिन्हें झाला मन्ना या झाला बीदा भी कहा गया, ताराचंद, भामाशाह, मान सिंह जी देलवाड़ा, सोनगरा के, और राम सिंह तोमर या तंवर, जिन्हें रामशाह तंवर भी कहा जाता है, वो मौजूद थे हारावल दस्ते में। बीच का भाग जो कहलाता है वो ढोलण कहलाता है। वो बीच के भाग में महाराणा स्वयं अपने प्रतापी अश्वचेतक के साथ थे। पीछे का भाग जो चंदावल भाग कहा जाता है, चंदावल भाग की जिम्मेदारी महाराणा के मित्र राणा पूंजा के पास थी। राणा पूंजा अपनी सेना भील सेना के साथ पीछे के चंदावल दस्ते में थे। ऐसे ही मान सिंह की सेना, मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठकर सेना के पीछे की ओर था। उनके वाम भाग पर लूरकरण, माधो सिंह ये थे, और इस भाग पर बारहा के सैयद और उनकी पूरी सेना जो थी वो थी। कई इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना 20,000 की थी, मान सिंह की सेना 80,000 की थी। कई इतिहासकार कहते हैं कि मान सिंह की सेना कई गुना थी। अब्दुल कादिर बदायूनी, जो अकबर का इतिहासकार था, वो उस युद्ध में मौजूद था और उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि महाराणा प्रताप की सेना, वो महाराणा प्रताप को इस युद्ध में कीका कहता है। राणा कीका की सेना 2,500 से 3,000 थी, वह 5,000 से अधिक मान सिंह की सेना थी। बदायूनी एक इतिहासकार था और मौलाना था। वो युद्ध में धार्मिक जोश जगाने के लिए अकबर की ओर से भेजा गया था। दोनों ओर सेना खड़ी है रणभूमि में। अब आप सोचिए, एक तरफ दुगने सैनिक और इधर कम सैनिक। उसके बावजूद आमेर के उस राजकुमार की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि महाराणा पर पहला वार कर सके। और यहाँ पर जय बैणमा, हर हर महादेव, जय एकलिंग जी के नारों के साथ महाराणा प्रताप के राम सिंह तंवर ने पहला आक्रमण कर दिया। और वो आक्रमण इतना भयंकर था कि मान सिंह की सेना का जो सामने वाला भाग था वो पूरा तहस नहस हो गया। पहले ही आक्रमण में रामशाह तंवर के तीनों पुत्रों ने ऐसा हाहाकार मचाया मुगलों की सेना में कि मानो रणचंडी खुद साक्षात उनकी तलवार पर विराजित हो, और चारों ओर केवल मुगलों के मुंड उड़ते हुए दिख रहे थे। और मुगल सेना बनास नदी के पार तक 7 किलोमीटर दौड़ करके चली। अब आप सोचिए, जो सेना 7 किलोमीटर दूर पहले प्रहार में दौड़ करके चली जाए, वो सेना हारी हुई नहीं कहलाई। आप सोचिए, पहले प्रहार में वो सेना जो उस पक्ष में खड़ी थी वो पीछे जाकर के सैयदों के पीछे छुप गई, वो हारी हुई नहीं कहलाई। राम सिंह तंवर ने ऐसा युद्ध लड़ा अपने 300 परिवारजनों के साथ और तीनों पुत्रों के साथ। मान सिंह तंवर ने ऐसा युद्ध लड़ा कि पहले ही प्रहार में लगभग मुगल सेना हार चुकी थी। इसके बाद जब मुगल सेना वहां से भाग रही थी, मुगल सेना ने वहां से भागना चालू किया, तब मेहत्तर खां नामक एक व्यक्ति था, एक सैनिक था जो वहां पर खड़ा था। मेहत्तर खां ने झूठ खबर फैलाई कि अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है। और ये झूठ खबर सुन करके उनके सैनिक रुके। जैसे मेहत्तर खां ने कहा, तो बदायूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर मेहत्तर खां ने ये नहीं कहा होता कि अकबर आ रहा है तो हमें बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता। पहले पहर में ही अकबर की सेना के पांव उखड़ गए थे। अब महाराणा प्रताप ने जैसे ही अपनी मातृभूमि पर
जैसे अपनी मातृभूमि पर मान सिंह को देखा, महाराणा प्रताप का खून खुल गया, आंखों में रक्त उतर आया और महाराणा प्रताप ने आओ देखा न ताव अपने चेतक पर एड़ लगाई और हकीम का सुर के पास से निकले और नरमुंडों को उड़ाते हुए सीधे मान सिंह तक पूरी सेना को चीरते हुए मान सिंह तक पहुंच गए। और तब महाराणा प्रताप के चेतक पर हाथी की सुंड लगी हुई थी, हाथियों को भ्रमित करने के लिए। मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठे युद्ध को देख रहा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही महाराणा का चेतक हाथी पर चढ़ गया। एक पंक्ति है कविता की, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए। मान सिंह के महावत को महाराणा ने मारा। मान सिंह जो हाथी के ऊपर ओज होता है उसमें दब गया। महाराणा प्रताप ने भाले का प्रहार किया, वो आया नहीं बाहर। महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मरा हुआ जानकर अपना चेतक हाथी से उतारा। मान सिंह ने अपने हाथी की सूंड पर खांडे लटका रखे थे, तलवार। उन खांडों से चेतक का पांव कट गया, चेतक क्षतिग्रस्त हो गया। ये जब चल रहा था, दूसरी ओर हकीम कासूर और झाला मन्ना ने तबाही मचा दी मुगल सेना में। मुगल सेना तहस नहस हो चुकी थी। आधी सेना बनास नदी के उस पार जा चुकी थी। मान सिंह हाथी में दुबक गया था, जिसे राणा जी ने समझा कि ये मर चुका है। अब स्थिति देखिए, चारों ओर मुगलों के शव थे। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे। जब महाराणा प्रताप अपने वहां से ढोलन से मान सिंह तक पहुंचते, तब तक महाराणा प्रताप को 7 गांव लगे थे। इसका उल्लेख मेवाड़ के ख्यातों में भी है। 3 गांव भालों के थे, 3 तलवार के थे और 1 बंदूक का था। महाराणा प्रताप लहूलुहान थे, लेकिन मेवाड़ी रक्त उबल रहा था और वो मेवाड़ी रक्त थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो जो मेवाड़ी रक्त था वो उसी दिन युद्ध को खत्म कर देना चाह रहा था। एक बात और कहना चाहता हूँ कि अमर सिंह जी इस युद्ध के दिन मायरा की गुफा में खजाने, कुछ सैनिक और जनानाओं के साथ थे। यदि युद्ध का परिणाम पहले दिन क्या रहा, सही रहा, शुभ रहा, अशुभ रहा, तो अगले दिन युद्ध की कमान कुंवर अमर सिंह जी संभालेंगे। कुंवर अमर सिंह जी संभालेंगे, ये सोच करके महाराणा प्रताप ने मायरा की गुफा में अमर सिंह जी को रखा और युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप पधार गए। खमनोर की वो पहाड़ियां रक्त तलाई के रूप में पूरी तलाई बन चुकी थी। मुगलों की सेना तहस नहस हो चुकी थी। तभी झाला मन्ना वहां पर आए, झाला महान वहां पर आए और झाला महान ने निवेदन किया कि हुकुम, एक अर्ज करना चाहता हूँ। मुगलों की ये फितरत है कि वो पीछे से हमला करते हैं। मुगलों की ये फितरत है, वो पीछे से हमला करते हैं। हमने युद्ध लगभग जीत चुके हैं, उनका सेनापति मारा जा चुका है, आधे सैनिक भाग चुके हैं, तो क्यों न घायल चेतक के कारण आप यहाँ से पधार जाएं, युद्ध हम संभालते हैं। महाराणा प्रताप के ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का कवच झाला मन्ना ने पहना। झाला मन्ना ने उस रीत को निभाया था। जब खानवा के युद्ध में सांगा घायल हो गए थे ना, तो झाला अज्जा ने तब ये भूमिका निभाई। और आज झालाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए झाला मान ने, उस बड़ी सादड़ी के कुंवर ने, महाराणा प्रताप के घोड़े के पीछे एक लाल छतरी लगा करती थी जो बताती कि यहाँ पर राणा लड़ रहे हैं। वो छतरी अपने पीछे लगाई। कई इतिहासकार कहते हैं कवच पहना, वो छतरी लगाई और कहा कि कहाँ है अकबर, आ कीका यहाँ पर है। जोर से चिल्लाने लगे। अकबर की जो बची हुई सेना थी वो भ्रमित हो गई कि कीका यहाँ पर है या यहाँ पर है, और वो भ्रमित हो गई। दूसरी ओर रामसाद तंवर ने तहलका मचा रखा था, इधर झाला मन्ना ने तहलका मचा रखा था। हकीम का सुर दुश्मनों पर टूट पड़े थे। यहाँ पर हाथियों का उल्लेख करना चाहूंगा मैं। महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप की सेना के पास 2 हाथी थे। पहले हाथी का नाम था लूणा, दूसरा हाथी राम प्रसाद। राम प्रसाद बहुत विशालकाय था। लूणा ने पहले ही प्रहार में गजमुक्ता नामक हाथी को मारा, परंतु उनका जो हाथियों को संभालने वाला महावत था, उसने बंदूक की गोली चलाई और महावत को मार दिया और लूणा भाग करके अपने दल में शामिल हो गया। महावत नहीं था। अब महाराणा ने अपना दूसरा हाथी भेजा हकीम का सूर द्वारा, राम प्रसाद। इतना विशालकाय हाथी कि गजमदार और गजराज 2 हाथियों को एक प्रहार में
राम प्रसाद ने गिरा दिया। फिर मुगल ने एक चाल और चली, उन्होंने महावत को तीर से मारा और उनका महावत राम प्रसाद पर चढ़ गया और राम प्रसाद को कब्जे में कर अपनी ओर लेकर के चला गया। क्यों राम प्रसाद के किस्से अकबर ने सुन रखे थे, उसने कहा था कि मुझे ये राम प्रसाद चाहिए ही चाहिए। राम प्रसाद को उधर ले जाया गया, बाद में अकबर को सौंपा गया, पर राम प्रसाद ने अपनी स्वामी भक्ति निभाई और ये ऐसा कहा जाता है कि उसने कुछ खाया नहीं और अपना प्राण त्याग दिया। राणा से दूर वो रह नहीं सका। इधर युद्ध चल रहा था। जब मान सिंह जी की बात पर महाराणा प्रताप नहीं माने कि नहीं ये युद्ध समाप्त करेंगे, तब हकीम का सुर वहां आए और हकीम का सुर ने कहा कि हुक्म, हमारे पूर्वजों ने भी यही किया था कि युद्ध को किले से लड़ा। आपके दाता हुक्म उदय सिंह जी ने इस परंपरा को तोड़ा कि किले से बाहर आकर के पहाड़ों में युद्ध लड़ा, तो हम अभी तक रहे और आज हम इस युद्ध को यहाँ नहीं चलाते, यहीं खत्म नहीं करते, इसकी एक अनवरत करते और यही छापामार युद्ध की पद्धति बाद में शिवाजी ने मराठाओं के रूप में अपनाई। हकीम का सुर के कहने और मान सिंह के कहने पर भी जब महाराणा प्रताप नहीं माने तो हकीम का सुर ने लगाम पकड़ी और महाराणा को बाहर निकाला। जब लगभग युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता हुआ देखा और अपने प्रिय अश्व अवस्था देखी तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि यहाँ से अब निकल जाना उचित है। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्व के साथ, घायल अश्व के साथ निकले। बलीचा, राजसमंद में बलीचा नामक एक स्थान है, वहां पर लंबी खाई थी। उस खाई से चेतक ने अपने अंतिम प्राणों का जोर लगाया और महाराणा को लेकर के उस ओर कूदने के बाद प्राण उड़ गए। राणा की आंखों में आंसू आ गए। तभी शक्ति सिंह जी, कर्नल जेम्स टोंट का इतिहास कहता है कि तभी शक्ति सिंह जी वहां पर पधारे और अपने घोड़े ओंकार को महाराणा प्रताप को दिया और मुगलों के 2 सैनिक उन्होंने वहां पर मारे। शक्ति सिंह जी ने हल्दी घाटी से महाराणा प्रताप विजय होकर के घायल थे, बलीचा से निकले और कोल्यारी पधारे। कोल्यारी में एक प्रसिद्ध वैद्य थे, वहां उन्होंने अपना इलाज वगैरह कराया। सारी सेना भी मायरा की गुफा से आकर के वहां हुई। अब अकबर की सेना का हाल देखिए। अकबर की सेना, मान सिंह की सेना तितर बितर क्षत विक्षत भाग करके गोकुंदा पहुंची। क्यों गोकुंदा उस समय केवल 20 सैनिक थे जिन्हें खाट तोड़िया सैनिक कहा जाता था। उन सैनिकों को मारकर वहां पर कब्जा किया इन्होंने गोकुंदा में। और गोकुंदा में इतने भयाक्रांत थे वो वनवासियों के भीलों के तीरों से और महाराणा प्रताप के नाम से कि कहीं पत्थर भी गिरता तो उन्हें लगता राणा आ गए हैं। उन्होंने चारों ओर खाई खोदी, घोड़ा कूद नहीं सके ऐसा, दीवारें बना दी और वहां रहे, रात भर सोए नहीं। अब वहां पर आसपास बंजारे नहीं थे तो रसद कम हो गया। मान सिंह ने कहा, आसिफ खान ने कहा कि सैनिकों को कहा कि आप रसद लेकर के आओ, लेकिन किसी सैनिक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रसद ला सके, क्योंकि उन्हें राणा का डर था। अब जून का महीना था, गर्मी था, आम पके हुए थे, कच्चे थे, उन्होंने आमों को खाना शुरू किया। उन आमों को जब खाया भूख नहीं मिटी। फिर उन्होंने अपने खुद के पाले हुए घोड़ों को मार करके खाना शुरू किया और अकबर को प्रतिदिन रोज झूठी खबरें पहुंचाते थे कि हम युद्ध में जीत रहे हैं, युद्ध चल रहा है। और अकबर तक ये झूठी खबरें पहुंचाने लगे और प्रतिदिन 100-200 सैनिक वहां से भाग जाने लगे। फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो सैनिक भागेगा उसकी सर कलम कर देंगे। अब बात आई राम प्रसाद की, तो बदायूं ने कहे कि मैं इसे लेकर के अकबर की सेवा में हाजिर होता हूँ, वो महावत कहे मैं होता हूँ। तो मान सिंह ने चिट्ठी लिख दी और दोनों को भेज दिया कि तुम दोनों अकबर के पास ये लेकर के चले जाओ। अकबर ने उस जब हाथी को देखा राम प्रसाद को तो बहुत खुश हुआ, उसने उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि राम प्रसाद ने अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए भोजन त्याग दिया और अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए, लेकिन अकबर की अधीनता उस पशु ने भी स्वीकार नहीं की। यहाँ पर चेतक ने भी अपनी अंतिम प्राणों का जोर लगा करके राणा की रक्षा की। कुछ दिनों बाद राणा ने गोकुंदा पर भी कब्जा कर दिया। जब अकबर ने अपने एक सैनिक महमूद को भेजा कि पता लगाओ
वास्तविकता में वहां पर हो क्या रहा है। तो उसने आकर के कहा, जिले इलाही सब झूठ है, न तो राणा मारे गए, न पकड़े गए, न अधीनता स्वीकार करी, हमारे सैनिक कई मारे गए, हमारे सैनिक दूर गोकुंदा में बैठे हुए हैं। ये खबर जैसी अकबर तक पहुंची, अकबर ने आसफ खान और मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी। अब आप ही बताइए, जिसके सेनापति की ड्योढ़ी बंद कर दिया जाए तो क्या वो युद्ध का विजेता हो सकता है। दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध जीतने के बाद आसपास की जागीरों को, जमींदारों को, सामंतों को ताम्रपत्र बांटे कि ये जागीर आज से आपकी है, ये आपकी है। अगर अकबर की जगह होती तो महाराणा प्रताप ताम्रपत्र बांटते। महाराणा प्रताप उस युद्ध के प्रथम प्रहर में ही विजेता हो गए थे, लेकिन इतिहासकारों ने हमसे वो इतिहास छुपाया। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात एक बहुत बड़ा युद्ध और हुआ, दिवेर का युद्ध। मेरे वीडियो की आने वाली श्रृंखलाओं में मैं दिवेर के बारे में आपसे बताऊंगा, परंतु दिवेर की कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। दिवेर का युद्ध विजयादशमी को हुआ था। विजयादशमी की एक परंपरा होती है शस्त्र पूजन की। शस्त्र पूजन की एक परंपरा होती है। शस्त्र पूजन के बाद उस शस्त्र को बिना रक्त चढ़ाए लगाया नहीं जा सकता। पहले तो आपसी युद्ध करके शस्त्र में खून का तिलक लगा करके शस्त्र लगा दिया जाता था। उस दिन महाराणा प्रताप ने कहा कि आज असली का युद्ध होगा। तब 4 चौकियां अकबर की थी, दिवेर, दरीबा, देवल और देसुरी। अकबर का चाचा सुल्तान दिवेर में था, तो सबने कहा कि किसी छोटी चौकी पर कब्जा कर लेते हैं। राणा ने कहा नहीं, हल्दी घाटी की बची हुई कसक निकालने का समय है और देश की, विश्व की पहली सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए महाराणा प्रताप ने दिवेर पर हमला कर दिया। सुल्तान जो था, तब उस युद्ध में कुंवर अमर सिंह जी भी साथ थे। कुंवर अमर सिंह जी ने अपने भाले के एक प्रहार से सुल्तान, उसके घोड़े समेत एक भाला मारा और वो भाला जमीन में गड़ गया। महाराणा प्रताप ने इस अमर सिंह जी के इस भाले फेंकने से पहले बहलोल खां को अपने झपट्टे से एक हाथ में काट दिया। सुल्तान खां कहा जाता है कि सुल्तान खां ने कहा कि मुझे उस वीर की शक्ल एक बार दिखा दो, उस वीर का चेहरा दिखा दो, उस वीर के दर्शन करा दो जिसने भाला मुझे घोड़े और जमीन तक गाड़ दिया और कोई निकाल नहीं पा रहा है। महाराणा प्रताप ने पास में एक खड़े सैनिक को बुला करके कहा कि ये है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनकी आंखों में वो लालिमा देखी है, मैंने उनकी आंखों में वो रक्त देखा है, मैंने उसकी आंखों में वो तेज देखा है भाला मारते समय, ये वो नहीं है। तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह जी को बुलाया। अमर सिंह जी ने एक हाथ से वो भाला निकाला और महाराणा प्रताप ने गंगा जल पिलाया सुल्तान को, और सुल्तान ने कहा कि वास्तव में जैसा महाराणा है वैसे अमर सिंह जी है। इतिहास में इस युद्ध का उल्लेख ही नहीं है। आने वाली वीडियो की श्रृंखलाओं में दिवेर और अमर सिंह जी के बाकी के जीते हुए 17 युद्धों पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम पुनः आते हैं हल्दी घाटी पर। हल्दी घाटी विजय होने के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का इंच इंच ले लिया। ऐसा कोई नहीं था क्षेत्र, केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़ के अलावा जो महाराणा प्रताप ने नहीं लिया। ईडर तक ले लिया। एक बार ताराचंद जी, भामाशाह के भाई, मालवा में गए हुए थे और वहां किसी आक्रांता ने उन पर हमला किया। महाराणा प्रताप इतने रुष्ट हो गए, इतना क्रोध आया अपने मित्र के प्रति कि महाराणा प्रताप ने मंदसौर तक मुगलों को भगा करके वहां से भी कर वसूल करके लिया है। वो महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम 13 वर्ष चावंड यहाँ पर बिताए। यहाँ पर महाराणा प्रताप चावंड के अंतिम 13 वर्षों पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम, वहां पर भी हम अपनी जानकारी साझा करेंगे। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय जब बाघ ने गाय पर हमला करा तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की आंत खींच गई और रोग के कारण महाराणा प्रताप की असामयिक मृत्यु हुई। परंतु अंतिम समय में महाराणा ने चुंडावतों से निवेदन किया कि जैसा मेरा साथ दिया वैसा आप अमर सिंह जी का दोगे। तो चुंडावतों ने वचन दिया कि जैसा बप्पा रावल से लेकर के हमने आज तक आपका साथ दिया है वैसा ही साथ हम अमर सिंह जी का देंगे। और महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम सांस वहां ली और निर्वाण को प्राप्त किया।
जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनी, महाराणा प्रताप के निर्वाण की खबर अकबर ने सुनी, अकबर ने अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा दी। अकबर हक्का बक्का रह गया, अकबर से रहा नहीं गया। तब एक चारण कवि दूरसा आड़ा ने कहा कि हे प्रताप, तुम जीते जी तो जीतते रहे, लेकिन मरने के बाद तुम पूर्ण जीत गए। तुमने अपनी मेवाड़ी पाग कभी शाही दरबार में झुकने नहीं दी, तुमने अपने कुल की परंपरा को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। तभी बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा, माई एहड़ा पूत जण जेहड़ो राणो प्रताप, अकबर सूतो ऊंच के ने जान सिराने साहब। ये पंक्ति अमर हो गई। अकबर जिनका नाम सुन करके भी नींद में औचक जाता, वो महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने वनवासियों के साथ, अपनी जनता के साथ युद्ध लड़ा, वो महाराणा प्रताप। जिन्होंने हकीम का सुर को अपना सेनापति बनाया, वो महाराणा प्रताप। तो कमल सिंह बाणा महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूं और अपनी कुल परंपरा का